हाँ बुआ जी, मिल गई थीं, आपको मैसेज भी तो कर दिया था न। प्रेरणा जी का फोन आया था। वृष्टि उन्हें नलिनी जी के बारे में बता रही थी। उनकी तबीयत ठीक है, बस रास्ता भूल गई थीं। ओके, मैं कह दूंगी। अच्छा, आप बात कर लीजिए। वृष्टि ने फोन मल्हार की तरफ बढ़ा दिया। बुआ जी को आपसे बात करनी है। वृष्टि के बताने पर मल्हार ने फोन ले लिया। कुछ पल औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने खुद मल्हार को विद फैमिली डिनर पर इनवाइट किया, जिसके लिए हाँ कहने के बाद उसने फोन वापस वृष्टि को लौटा दिया। आती हूँ थोड़ी देर में, कहकर वृष्टि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब बताइए ये सब क्या है? वृष्टि ने मल्हार की ओर देखते हुए पूछा। गलतफहमी है जो तुम्हें हुई थी। उस दिन ध्वनि की शादी थी, मेरी नहीं। मल्हार ने बेहद लापरवाही से कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आपसे। फिर शादी किसी और से कैसे? वृष्टि का सवाल मल्हार को भीतर तक चुभ गया। उसी पल उसे ध्वनि का धोखा और उसके साथ किया गया विश्वासघात याद आ गया। चेहरे पर पीड़ा के भाव लौट आए। यह सवाल उसे फिर से अंदर तक सुलगा गया। आपको तकलीफ हुई मेरे पूछने से? वृष्टि ने मल्हार के चेहरे पर आई सिकुड़न महसूस की तो अपनी गलती का एहसास हुआ। रहने दीजिए, मत बताइए। आप पहले ही बहुत परेशान हैं। मैं सच में बहुत परेशान हूँ वृष्टि। सर झुकाए वृष्टि के सामने बैठे मल्हार की सांसें भारी हो रही थीं, जैसे बड़ी मुश्किल से उसने ये कहा हो। परेशान हो गया हूँ इस जीवन से। सुकून की तलाश में ही यहाँ तक चला आया, पर अब लगता है नसीब में ही सुकून नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वृष्टि ध्यान से मल्हार को देख रही थी, उसका दिल बैठता जा रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मल्हार जैसा मजबूत इंसान इस तरह टूट सकता है। दुख से उसका चेहरा सिकुड़ने लगा। आप? वृष्टि मल्हार को सांत्वना देना चाहती थी, धैर्य बंधाना चाहती थी, पर उससे कहीं ज्यादा उसे मल्हार की तकलीफ भारी लगी और अपने शब्द बहुत छोटे। शायद उसकी उलझन समझकर या फिर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मल्हार ने खुद ही बोलना शुरू किया। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि ध्वनि के साथ मेरा 4 साल का साथ एक धोखा था। मैं उसकी जिद था और उस जिद को मैंने ही पूरा किया, उसका प्रपोजल स्वीकार करके। कहकर मल्हार कुछ पल रुका, गहरी सांस ली और वृष्टि की तरफ देखा। तुम्हें देर हो रही होगी ना? हैं? हाँ, वो बुआ जी। पर मुझे आपको भी सुनना है, वृष्टि ने कहा तो मल्हार हल्की सी तंजिया हंसी हंस पड़ा। मैं अब एक दिलचस्प किस्सा बनकर रह गया हूं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में दर्द। ऐसी बात नहीं है, मुझे बस जानना था कि हुआ क्या। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो रहने दीजिए। वृष्टि को अब अफसोस हो रहा था, उसका मकसद मजाक उड़ाना नहीं था। मेरी कोई गलत इरादा नहीं था। समझ रहा हूँ वृष्टि, तुम क्या कहना चाहती हो और तुम्हारे दिल को भी जानता हूँ। वो बहुत प्योर है, पर मेरे दिल में अब कांटे बचे हैं। कोई छूता है तो वो भी ज़ख्मी हो जाता है। मल्हार बोलते हुए मीत की ओर देखने लगा, जो उसकी घड़ी और साइड ड्रॉर में रखी चीजों से खेल रहा था। मल्हार को अपनी तरफ देखता देख मीत उठकर उसकी गोद में आ बैठा। वृष्टि ने देखा तो मुस्कुरा दी। ये बहुत प्यार करता है आपसे। वृष्टि की बात पर मल्हार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वो अपनी गोद में बैठे मीत को देखता हुआ झुककर उसके सिर को चूम लिया। मैं भी इसे बहुत चाहता हूँ। ये मेरे दिल का सुकून है। अगर ये नहीं होता
तो शायद तुम मुझसे इससे भी बुरी हालत में मिलती या शायद मिलती ही नहीं। मल्हार की बातें सुनकर वृष्टि का भी दिल भर आया। उसने मल्हार को हमेशा हंसते, आत्मविश्वास से भरे देखा था, पर आज का मल्हार उसे बहुत अलग लग रहा था। वो इतनी अवसाद भरी बातें कर सकता है, उसने सोचा भी नहीं था। फिर उसे नीचे जो कुछ भी हुआ वो याद आया। आज कुछ हुआ था क्या? उसने धीमे से पूछा। मल्हार ने खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया। आज वही दिन याद आ रहे थे जब वो वृष्टि के साथ हुआ करता था, और आज वृष्टि उसके साथ थी। मल्हार उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। अपने दिल के सारे राज आज उसको खोल देने थे वृष्टि के सामने। मीत को मैंने अडॉप्ट किया है। वृष्टि के लिए ये दूसरा झटका था। इन 5 सालों में मल्हार की जिंदगी में बहुत उथल पुथल रही है, ये उसे समझ आ गया था। उसने सोचा नहीं था कि मल्हार उसे इस हालात में मिलेगा। उसे तो लगा वो एक खुशहाल जीवन जी रहा होगा ध्वनि के साथ, पर मल्हार को देख उसकी हर उम्मीद पर पानी फिरता नजर आया। मल्हार उसे पूरे टूटे फूटे वजूद के साथ मिला है। यानी आपकी शादी हुई ही नहीं? उसके प्रश्न ने मल्हार के होठों पर मुस्कान ला दी। मेरी शादी का पीछा नहीं छोड़ोगी तुम भी? तुम भी यानी कोई और भी पीछे पीछे पड़ा है क्या? वृष्टि ने उत्सुक होकर पूछा। पूरा परिवार पीछे लगा है, और आज जो कुछ हुआ वो उसी वजह से हुआ। फिर मल्हार ने वृष्टि को मीत के मिलने से लेकर आज जो कुछ भी हुआ सब खुल के बता दिया। माँ को लगता है कि मीत की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। ये सच भी है, पर मेरी जिंदगी की सच्चाई अब सिर्फ और सिर्फ मीत ही है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं खुश हूँ अपने बेटे के साथ, और ये बात पूरे परिवार के साथ साथ माँ भी मानने को तैयार नहीं है। थक गया हूँ सबको समझा समझा कर। वृष्टि बस मल्हार को देख रही थी, किस तरह परिस्थितियों से वो हार चुका था। उसकी शादी नहीं होना जहां उसके दिल में एक लो जला गई थी, वहीं मल्हार का उसे रिजेक्ट कर देना उसे याद आने लगा था। वो खामोश रह गई। मल्हार मीत में खोया था। फिर सिर उठाकर वृष्टि की तरफ देखा। ध्वनि ने मुझे धोखा दिया। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं जेल में बंद था, 5 दिन के रिमांड की हिरासत में। क्या? ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वृष्टि आंखें फाड़े मल्हार को देख रही थी। ध्वनि ने मेरे खिलाफ बयान दिए थे, उन जुर्मों के खिलाफ जो मैंने किए ही नहीं। मैं उसे घर के कर गया था, माँ पापा से मिलवाया, उसकी खातिर घर में सबको मनाया, पर मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हुआ क्या था? वृष्टि ने मल्हार से पूछा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने देखा था ध्वनि को मल्हार के लिए पॉजिटिव होते हुए। वो बुरी तरह लड़कर और धमकाकर गई थी उसे, और वो रात वो बातें वृष्टि आज तक नहीं भूली थी। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारी बुआ जी तुम्हें हॉस्पिटल से ले गई थीं? मल्हार ने पूछा। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं? वृष्टि के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान उभर आई। वृष्टि के लिए ये दूसरा झटका था। इन 5 सालों में मल्हार की जिंदगी में बहुत उथल पुथल रही है, ये उसे समझ आ गया था। उसने सोचा नहीं था कि मल्हार उसे इस हालात में मिलेगा। उसे तो लगा वो एक खुशहाल जीवन जी रहा होगा ध्वनि के साथ, पर मल्हार को देख उसकी हर उम्मीद पर पानी फिरता नजर आया। मल्हार उसे पूरे टूटे फूटे वजूद के साथ मिला है। यानी आपकी शादी हुई ही नहीं? उसके प्रश्न ने मल्हार के होठों पर मुस्कान ला दी। मेरी शादी का पीछा नहीं छोड़ोगी तुम भी? तुम भी यानी कोई और भी पीछे पीछे पड़ा है क्या? वृष्टि ने उत्सुक होकर पूछा। पूरा परिवार पीछे लगा है, और आज जो कुछ हुआ वो उसी वजह से हुआ। फिर मल्हार ने वृष्टि को मीत के मिलने से लेकर आज जो कुछ भी हुआ सब खुल के बता दिया। माँ को लगता है कि मीत की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही।
ये सच भी है, पर मेरी जिंदगी की सच्चाई अब सिर्फ और सिर्फ मीत ही है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं खुश हूँ अपने बेटे के साथ, और ये बात पूरे परिवार के साथ साथ माँ भी मानने को तैयार नहीं है। थक गया हूँ सबको समझा समझा कर। वृष्टि बस मल्हार को देख रही थी, किस तरह परिस्थितियों से वो हार चुका था। उसकी शादी नहीं होना, जहां उसके दिल में एक लो जला गई थी, वहीं मल्हार का उसे रिजेक्ट कर देना उसे याद आने लगा था। वो खामोश रह गई, मल्हार मीत में खोया था। फिर सिर उठाकर वृष्टि की तरफ देखा। ध्वनि ने मुझे धोखा दिया। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं जेल में बंद था, 5 दिन के रिमांड की हिरासत में। क्या? ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वृष्टि आंखें फाड़े मल्हार को देख रही थी। ध्वनि ने मेरे खिलाफ बयान दिए थे, उन जुर्मों के खिलाफ जो मैंने किए ही नहीं। मैं उसे घर के कर गया था, माँ पापा से मिलवाया, उसकी खातिर घर में सबको मनाया। पर मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हुआ क्या था? वृष्टि ने मल्हार से पूछा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने देखा था ध्वनि को मल्हार के लिए पॉजिटिव होते हुए। वो बुरी तरह लड़कर और धमकाकर गई थी उसे, और वो रात, वो बातें वृष्टि आज तक नहीं भूली थी। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारी बुआ जी तुम्हें हॉस्पिटल से ले गई थीं? मल्हार ने पूछा। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं? वृष्टि के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान उभर आई। वृष्टि के लिए ये दूसरा झटका था। इन 5 सालों में मल्हार की जिंदगी में बहुत उथल पुथल रही है, ये उसे समझ आ गया था। उसने सोचा नहीं था कि मल्हार उसे इस हालात में मिलेगा। उसे तो लगा वो एक खुशहाल जीवन जी रहा होगा ध्वनि के साथ। पर मल्हार को देख उसकी हर उम्मीद पर पानी फिरता नजर आया। मल्हार उसे पूरे टूटे फूटे वजूद के साथ मिला है। यानी आपकी शादी हुई ही नहीं? उसके प्रश्न ने मल्हार के होठों पर मुस्कान ला दी। मेरी शादी का पीछा नहीं छोड़ोगी तुम भी? तुम भी यानी कोई और भी पीछे पीछे पड़ा है क्या? वृष्टि ने उत्सुक होकर पूछा। पूरा परिवार पीछे लगा है, और आज जो कुछ हुआ वो उसी वजह से हुआ। फिर मल्हार ने वृष्टि को मीत के मिलने से लेकर आज जो कुछ भी हुआ सब खुल के बता दिया। माँ को लगता है कि मीत की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। ये सच भी है, पर मेरी जिंदगी की सच्चाई अब सिर्फ और सिर्फ मीत ही है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं खुश हूँ अपने बेटे के साथ, और ये बात पूरे परिवार के साथ साथ माँ भी मानने को तैयार नहीं है। थक गया हूँ सबको समझा समझा कर। वृष्टि बस मल्हार को देख रही थी, किस तरह परिस्थितियों से वो हार चुका था। उसकी शादी नहीं होना, जहां उसके दिल में एक लो जला गई थी, वहीं मल्हार का उसे रिजेक्ट कर देना उसे याद आने लगा था। वो खामोश रह गई, मल्हार मीत में खोया था। फिर सिर उठाकर वृष्टि की तरफ देखा। ध्वनि ने मुझे धोखा दिया। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं जेल में बंद था, 5 दिन के रिमांड की हिरासत में। क्या? ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वृष्टि आंखें फाड़े मल्हार को देख रही थी। ध्वनि ने मेरे खिलाफ बयान दिए थे, उन जुर्मों के खिलाफ जो मैंने किए ही नहीं। मैं उसे घर के कर गया था, माँ पापा से मिलवाया, उसकी खातिर घर में सबको मनाया। पर मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हुआ क्या था? वृष्टि ने मल्हार से पूछा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने देखा था ध्वनि को मल्हार के लिए पॉजिटिव होते हुए। वो बुरी तरह लड़कर और धमकाकर गई थी उसे, और वो रात, वो बातें वृष्टि आज तक नहीं भूली थी। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारी बुआ जी तुम्हें हॉस्पिटल से ले गई थीं? मल्हार ने पूछा। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं? वृष्टि के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन के बाद ही तो सब कुछ बदल गया था। मैंने उस दिन तुम्हारे लिए छुट्टी ली थी, ताकि पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता सकूं, मल्हार ने बताया।
वृष्टि हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मल्हार फीका सा मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बुआ ने मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। नहीं, बुआ जी ने नहीं, किसी और ने। वृष्टि ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो रात में ही तय कर चुकी थी कि कल छुट्टी होते ही वापस अपने घर चली जाऊंगी, चाहे जैसे भी रहना पड़े। पूरी रात खुद को तैयार किया था किसी तरह मैंने वापस उस घर में रहे के लिए। अगर बुआ जी नहीं आती तब भी मैं आपके साथ उस वक्त तो अपने घर बिल्कुल नहीं जाती। मल्हार ने चौंक कर उसकी ओर देखा। पर क्यों? हालातों के हिसाब से अब वृष्टि को कुछ भी बताने में हर्ज नहीं लग रहा था। उस रात डॉक्टर ध्वनि मेरे पास आई थीं। पता नहीं उन्हें क्या और क्यों लगा, लेकिन वो मुझसे आपके लिए लड़ पड़ी कि मैं आपसे दूर रहूं। उन्होंने मुझ पर कई इल्जाम लगाए, बहुत कुछ कहा। और तुम सुनती रहीं। मल्हार नाराज हुआ। तुमने मुझसे वो सब क्यों नहीं कहा? कैसे कहती मैं आपके बारे में? उनके खिलाफ? वृष्टि ने शांत स्वर में कहा। आप दोनों का रिश्ता क्या था, ये मैं जानती थी। मेरा हक नहीं बनता था उस वक्त कुछ कहने का। आप उनसे प्यार करते थे और मुझे लगा कि वो भी। वो ठहर गई। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती थी, पर मैं खुद को तो रोक ही सकती थी। मैं वही करने जा रही थी, पर किस्मत से बुआ जी आ गई और इसीलिए मैंने उनके साथ जाने का तुरंत डिसीजन ले लिया था। मल्हार ने गहरी सांस ली। तुम और मैं, हम दोनों एक ही नाव पर सवार थे। वो बेवकूफ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपना बुरा करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ वैसा ही मैंने भी किया। शुरू में मुझे लगा कि हाँ, यही सच्चा प्यार है। वो पढ़ी लिखी, खूबसूरत, हर लिहाज से परफेक्ट लड़की, और उसे मैं पसंद था। हम दोनों का प्रोफेशन भी एक जैसा था। लगा जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमने छुपते छुपाते 4 साल निकाले, ऐसा मेरा मानना था। पर वो मेरा भ्रम निकला। यानी? वृष्टि ने फिर पूछा। वो कहती थी कि उसने हमारे बारे में घर पर किसी को नहीं बताया। हम छुपकर मिलते थे। लेकिन असलियत ये थी कि उसके पापा को सब कुछ शुरू से पता था। इसका कुछ हद तक अंदाजा मुझे उस दिन हुआ जब वाणी बीमार हुई थी। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। ध्वनि पीडियाट्रिशन थी, तो मैं सीधे उसके केबिन की ओर गया। पर अंदर नहीं गया, क्योंकि पहले से ही उसके पापा अंदर मौजूद थे। दोनों के बीच हमारे रिश्ते को लेकर बहस हो रही थी। मैंने कुछ बातें सुनी। उनमें मेरा जिक्र था। पास्ट टाइम अपने पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 53 में कि वाणी बीमार हुई थी और मल्हार उसे लेकर खुद हॉस्पिटल गया था डॉक्टर को दिखाने। और उस वक्त उसने ध्वनि और उसके पापा की बातों के कुछ अंश सुने थे। मल्हार वाणी को लेकर ध्वनि के केबिन के बाहर पहुंचा ही था कि अंदर से आवाजें सुनाई दीं। पापा प्लीज मान जाइए न मेरी खातिर। आप ही तो कहते हो न कि मैं आपका सब कुछ हूँ। डॉक्टर भारद्वाज, सब कुछ हो उसका ये कतई मतलब नहीं ध्वनि की तुम मनमानी करोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा। तुम मल्हार से। प्लीज पापा आप मन जाओ, बस वो जरूरी है, बाकी सब मैं देख लूंगी। मल्हार को भी मना लूंगी। आप हाँ कर दीजिए। आपकी हाँ, आपका साथ बहुत जरूरी है पापा। बिल्कुल नहीं। तुम बचपन से मनमानी करती आई हो, इस बार मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। समझी तुम? वर्तमान में लौटते हुए मल्हार ने आगे कहा। ध्वनि ने हमेशा कहा कि उसने हमारे बारे में घर पर किसी को नहीं बताया। उस दिन मैं ज्यादा सुन नहीं पाया और नहीं सुनना चाहता था। वाणी भी परेशान हो रही थी। पर इतना समझ गया था कि उसके पापा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर वृष्टि ने पूछा। मैं वाणी को दूसरे डॉक्टर को दिखाकर वापस ले आया। ध्वनि को इसकी खबर नहीं लगी।
जब हम बाद में मिले तब भी उसने मुझे नहीं बताया कि उसकी बात घर में हम दोनों को लेकर हो चुकी है, तो मैंने ही बात निकाली। इस बार भी वो टालने लगी तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पापा को हमारे बारे में सब पता है। और ये सुन पहले वो शॉक्ड हो गई, पर किसी तरफ खुद को संभाल वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। मैंने भी उसे अपने घर वालों से मिलने के लिए कहा, जो मैं लंबे वक्त से चाहता था। मजबूरी में वो तैयार हुई भी हो गई और एक दिन मैंने उसे जबरदस्ती अपने घर के जाकर परिवार से मिलवाया। उनको मैं ध्वनि के बारे में बता चुका था। वो तैयार हो गए और मिले भी सही। वो तैयार थे इस रिश्ते के लिए दिल से मेरी खातिर। हालांकि जैसा व्यवहार ध्वनि ने मेरे घर आकर मेरे परिवार से किया, वो किसी को भी पसंद नहीं आई, पर मेरी खातिर सबने मंजूरी दे दी थी इस रिश्ते को। पर बाद में जो कुछ भी हुआ वो मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त था। और जो मैंने देखा, सुन, अनुभव किया, उससे बुरा शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। और तब मेरा प्यार के रिश्ते से ही भरोसा उठ गए और तब जाकर मुझे समझ आया कि वो सब दिखावा था। फिर उसके दिल की जो हकीकत सामने आई और वो मुझे उस वक्त एक पागल लड़की लगी। क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? वृष्टि ने पूछा। हमें अक्सर पता नहीं होता कि जिसके साथ हम सालों बिताते हैं वो मानसिक तौर पर कितना असंतुलित हो सकता है। जब सच सामने आता है तो हम सिर्फ हैरान नहीं होते, सदमे में चले जाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे अपने बीते 4 सालों पर, अपनी समझ और अपनी पसंद तीनों पर अफसोस हुआ। वृष्टि ध्यान से सुन रही थी कि तभी मीत ने बीच में आकर मल्हार को तंग करना शुरू कर दिया। बाबा, बुत लदिए। मल्हार ने उसे गोद में उठा लिया। वृष्टि, आज इसने ठीक से खाया नहीं है, हम नीचे चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए न, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। सॉरी मीत बेटा। वृष्टि ने प्यार से मीत के गाल पकड़े। आंटी अपनी बातों में लगी थी आपके बाबा के साथ, और आप भूख से परेशान हो रहे थे। गंदी आंटी। मीत शर्मा कर मुस्कुराया और मल्हार से लिपट गया। अत्ती अंती बोलकर उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मल्हार उसकी हरकत पर दिल से मुस्कुरा उठा। चलिए नीचे, पहले आपको खाना खिलाते हैं, फिर बाकी किस्सा सुनाऊंगा। कहते हुए मल्हार मीत को लेकर नीचे चला गया और उसके पीछे वृष्टि भी। इस थोड़े बहुत वक्त में अपने दिल का हाल सुन मल्हार कुछ हद तक हल्कापन महसूस कर रहा था। चाहता था। मजबूरी में वो तैयार हुई भी हो गई और एक दिन मैंने उसे जबरदस्ती अपने घर के जाकर परिवार से मिलवाया। उनको मैं ध्वनि के बारे में बता चुका था। वो तैयार हो गए और मिले भी सही। वो तैयार थे इस रिश्ते के लिए दिल से मेरी खातिर। हालांकि जैसा व्यवहार ध्वनि ने मेरे घर आकर मेरे परिवार से किया, वो किसी को भी पसंद नहीं आई, पर मेरी खातिर सबने मंजूरी दे दी थी इस रिश्ते को। पर बाद में जो कुछ भी हुआ वो मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त था। और जो मैंने देखा, सुन, अनुभव किया, उससे बुरा शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। और तब मेरा प्यार के रिश्ते से ही भरोसा उठ गए और तब जाकर मुझे समझ आया कि वो सब दिखावा था। फिर उसके दिल की जो हकीकत सामने आई और वो मुझे उस वक्त एक पागल लड़की लगी। क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? वृष्टि ने पूछा। हमें अक्सर पता नहीं होता कि जिसके साथ हम सालों बिताते हैं वो मानसिक तौर पर कितना असंतुलित हो सकता है। जब सच सामने आता है तो हम सिर्फ हैरान नहीं होते, सदमे में चले जाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे अपने बीते 4 सालों पर, अपनी समझ और अपनी पसंद तीनों पर अफसोस हुआ। वृष्टि ध्यान से सुन रही थी कि तभी मीत ने बीच में आकर मल्हार को तंग करना शुरू कर दिया। बाबा, बुत लदिए।
मल्हार ने उसे गोद में उठा लिया। वृष्टि, आज इसने ठीक से खाया नहीं है, हम नीचे चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए न, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। सॉरी मीत बेटा। वृष्टि ने प्यार से मीत के गाल पकड़े। आंटी अपनी बातों में लगी थी आपके बाबा के साथ, और आप भूख से परेशान हो रहे थे। गंदी आंटी। मीत शर्मा कर मुस्कुराया और मल्हार से लिपट गया। अत्ती अंती बोलकर उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मल्हार उसकी हरकत पर दिल से मुस्कुरा उठा। चलिए नीचे, पहले आपको खाना खिलाते हैं, फिर बाकी किस्सा सुनाऊंगा। कहते हुए मल्हार मीत को लेकर नीचे चला गया और उसके पीछे वृष्टि भी। इस थोड़े बहुत वक्त में अपने दिल का हाल सुन मल्हार कुछ हद तक हल्कापन महसूस कर रहा था। मल्हार मीत को गोद में उठाए नीचे चला आया। साथ में वृष्टि भी उसके पीछे पीछे नीचे चली आई। नलिनी जी कमरे से बाहर आ चुकी थीं और अब कूक से बातें करते हुए खाना बनवा रही थीं। मल्हार मीत को लेकर आया तो उन्हें देखकर ठिठक गया। पहली बार उसे संकोच हुआ कि मीत को लेकर डाइनिंग के पास जाए या नहीं। वहां क्यों खड़ा है? इधर आ। नलिनी जी उसकी झिझक समझ रही थीं, आखिर कियाधरा भी तो उनका ही था। वो मीत को भूख लगी है, कुछ बना है क्या? मल्हार ने किचन की तरफ झांकते हुए पूछा। खुशबू तो आ ही रही थी खाने की। हलवा बनाया है, इसके लिए अभी मैंने आज दूध भी नहीं पिया इसने, ला मुझे दे। नलिनी जी मल्हार के आगे हाथ फैलाए खड़ी थीं और मल्हार असमंजस में था कि मीत को उन्हें दे या नहीं। नलिनी जी ने घूरकर उसे देखा, जैसे उसके झिझकने से बुरा मान गई हो। इतनी बुरी नहीं हूं मैं, वो आंखें नम करते हुए बोली। और मीत खुद झुककर दादी की गोद में चला गया। बच्चों की आदत होती है न ज्यादा देर तक कोई बात याद नहीं रखते। मन साफ होता है उनका, लड़ाई झगड़ा बेर या नफरत वो कहाँ समझ पाते। मीत भूल चुका था कि दादी ने उसे मारा था, अब जैसी भी हो मीत की दादी तो थी ही। नलिनी जी ने भी उसके गालों को चूमा और खिलाने के लिए गोद में लेकर बैठ गई। अब मीत भी अपनी आदत से मजबूर, उसने भी किसी तरह दादी के गालों पर पलट के एक मीठी सी पप्पी दे दी। इसके बाद मल्हार के चेहरे पर मुस्कान थी। वृष्टि उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई। अरे वृष्टि बेटा, इधर आ, मैंने हलवा बनाया है। उसे देखते ही नलिनी जी के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो बड़ी उम्मीद से मल्हार और वृष्टि को साथ खड़ा देख रही थी। वही उन्होंने बुलाया तो वृष्टि भी उनके पास चली आई। यहाँ बैठ, अपने बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए वो बोली। वृष्टि उनके बगल में बैठ गई और नलिनी जी की गोद में बैठे मीत को छेड़ने लगी। तुझे भी मीत की तरह गोद में लेकर बैठना पड़ेगा क्या? मल्हार को एक तरफ खड़ा देखकर उन्होंने टोक दिया। मल्हार जो बेख्याली में ही सब देख रहा था झेंप गया। अरहूं मां। फिर वो भी उनकी दूसरी तरफ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वृष्टि मीत के साथ खेलते हुए उसे चिढ़ाने लगी। बाबा दे तो ना। दादी के हाथ से हलवा खाते हुए मीत ने मल्हार से वृष्टि की शिकायत कर दी। वृष्टि को बड़ा मजा आ रहा था और दोनों को हंसते खेलते हुए मल्हार भी भरी नजरों से देख रहा था। अभी वृष्टि नहीं होती तो उसे ही बात करते हुए मीत को खिलना पड़ता है। नलिनी जी अब कुछ सुकून में थीं। बहुत प्यार से मीत को अपने हाथों से खिला रही थीं। शाम को जो कुछ हुआ था उसका पछतावा उन्हें भी था। बिना बात इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया था। पर आज वृष्टि के घर आने से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी हो गया। आंटी, बुआ जी ने कल आप तीनों को रात के डिनर पर इनवाइट किया है।
वृष्टि ने मीत के साथ खेलते हुए बताया। जरूर आएंगे बेटा, मेरा भी बहुत मन था तुझसे मिलने का। और देख कैसी भी हो, आज तू खुद आ गई। नलिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मीत को थोड़ा थोड़ा खिला रही थीं और साथ में उसका मुंह भी पोंछती जा रही थीं। अरे मनु बेटा, वृष्टि को भी हलवा दे और खुद भी खा ले। खाना बनने में वक्त है। मैंने वृष्टि के लिए हरे चने की कढ़ी और बथुए का साग बनाने को कहा है, तुझे पसंद है न बेटा? नलिनी जी ने वृष्टि से पूछा। मल्हार ने भी आगे बढ़कर उसके सामने हलवे की कटोरी रख दी। लो वृष्टि, गर्म है, खा लो फटाफट। हलवे की कटोरी देखते हुए लाचारी से वृष्टि बोली। सॉरी आंटी, अभी न ये हलवा खा पाऊंगी, न खाना। घर पर बुआ जी मेरा इंतजार कर रही हैं। पहली बार घर आई है, बिना खाना खाए तो जाने नहीं दूंगी, नलिनी जी ने साफ कहा। और मल्हार उनकी ओर देखने लगा। बुआ जी अकेली हैं घर पर, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी, वृष्टि ने मजबूरी बताई। ला मेरी बात करवा दे उनसे, मैं पूछ लेती हूँ। अकेली हैं तो उन्हें भी बुलवा लेते हैं, घर में इसी बहाने थोड़ी चहल पहल हो जाएगी, अच्छा लगेगा, नलिनी जी ने कहा। और उन्हें खुश देखकर मल्हार का मन भी कुछ हल्का हुआ। उसने वृष्टि की तरफ देखा और आंखों से ही उसे मान जाने की रिक्वेस्ट कर डाली। पर बदले में वृष्टि ने मजबूरी भारी निगाहों से उसे देखा। मान जाओ वृष्टि, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने इतने मन से खाना बनवाया है तो खाकर ही जाओ। मल्हार ने भी आखिर खुद उससे रिक्वेस्ट कर डाली। उसे महसूस हो रहा था कि वृष्टि के आने से घर का माहौल काफी जल्दी सहज और हल्का हो गया है, वरना वो खुद गुम का मारा मीत को लेकर अपने कमरे में पड़ा रहता और नाराज नलिनी जी अपने कमरे में। वृष्टि अब हारती सी हालत में उन्हें देखने लगी। मैं उनसे बात करके देखती हूँ, उसने कहा। उसने फोन निकाला पर मन में उथल पुथल मच गई। बुआ जी पता नहीं क्या समझेंगी, यहाँ आने को मानेंगी कि नहीं। तू रहने दे, मेरी बात करवा, नलिनी जी ने कहा। बड़ों की बातों का अलग प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मीत का मुंह साफ करते हुए कहा। मनु, इसका हलवा खत्म हो गया, अब किचन से दूध ले आ, मैंने बनाकर रखा है। मल्हार ने अपनी चम्मच कटोरी में रखी और किचन से मीत का सिपर उठा लाया। मीत सिपर देखते ही उछलकर मल्हार की गोद में पहुंच गया। इधर वृष्टि ने प्रेरणा जी को कॉल लगाया। आंटी को आपसे बात करनी है, कहकर उसने फोन नलिनी जी को थमा दिया। वो फोन लेकर दूसरी तरफ चली गईं। रुक जाओ, हमारी बातें भी तो अधूरी रह गई हैं। इसी बहाने वो भी पूरी हो जाएंगी। मल्हार ने मां के दूर जाते ही वृष्टि को रुकने का एक कारण और बताया। पता है, जो भी हो, असल बात जानने की इच्छा तो सभी में होती है। सुनकर अब उसे ध्यान आया, अब तो उसकी भी इच्छा थी कि उसकी बुआ मान जाए। नलिनी जी ने बहुत मान और प्यार से कहा तो प्रेरणा जी मना नहीं कर पाईं। वो किचन में जा ही रही थीं, अपने और वृष्टि के लिए डिनर बनाने, पर अब वो तैयार हो रही थीं। मल्हार उनको लेने आ रहा था। वो तैयार हो कर रूम से बाहर आई और अपने साथ ले जाने के लिए कल के लिए जो स्वीट्स लाई थी वो और मीत के लिए चॉकलेट्स बैग में रख ली। और तभी घर की डोर बेल बजी। मल्हार उनको लेने आ चुका था। अंदर आते ही उसने पहले प्रेरणा जी के पांव छुए। गॉड ब्लेस यू बेटा। आओ बेटा, बैठो। आज नहीं आंटी, कल बैठेंगे साथ में, अभी तो माँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, मल्हार ने बताया। और प्रेरणा जी को भी अब साथ चलना ही बेहतर लगा तो दोनों घर के लिए तुरंत निकल गए। इधर वृष्टि को मौका मिल गया मीत के साथ खेलने का। थोड़ी देर लगी दोनों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में।
मल्हार नहीं था तो मीत पूरी तरह से वृष्टि के साथ रम गया और मस्त होकर उसके साथ खेलने लगा। दोनों को बाहर बने गार्डन में छोड़कर नलिनी जी अंदर खाने की तैयारियों को देखने चली आईं। बाहर वृष्टि आज मीत का पसंदीदा काम कर रही थी, उसे झूले पर झुलाने का। वृष्टि की गोद में बैठा मीत आज बहुत खुश था। अपने बाबा से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसी में उसने न सिर्फ पिता का स्नेह बल्कि माँ की ममता भी पाई है। पर माँ का अस्तित्व तो नारी का ही होता है। नारी के रूप में बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से ही मिलता है, वही अनुभव आज मीत को हो रहा था। वृष्टि की गोद में उसे एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। वो बार बार वृष्टि को देख रहा था, शुरू में उससे शर्माते हुए और अब उसे बेहद अपनेपन से देख रहा था। तभी मल्हार प्रेरणा जी को लेकर वापस लौटा। जैसे ही उसकी गाड़ी घर के सामने रुकी, मीत खुशी से चिल्ला उठा। उसे अपनी ये नई खुशी अपने बाबा को दिखानी थी। मल्हार अंदर आया तो मीत की खुशगवार हालत देखकर हंस पड़ा, पर प्रेरणा जी को देखते ही मीत शर्माकर थोड़ा शांत हो गया। प्रेरणा जी ने आते ही उसे गोद में लेकर दुलारा तो वह शर्माकर मल्हार की गोद में जाने को मचलने लगा। प्रेरणा जी ने तुरंत एक चॉकलेट निकाल के उसे पकड़ाई। मीत ने चॉकलेट तो ले ली पर मल्हार के पास भाग लिया। वही प्रेरणा जी उसकी हरकत पर हंसते हुए वृष्टि की तरफ देखा। तुम यहां आई तो यहीं की होकर रह गई, प्रेरणा जी ने वृष्टि को देखते हुए कहा। वृष्टि बेचारे से चेहरे के साथ खड़ी रह गई, क्या ही कहती और कुछ कह पाती। उससे पहले ही नलिनी जी बाहर चली आईं, उनकी आवाज सुनकर वो नहीं रुकी, मैंने रोक लिया। बच्ची सालों बाद घर आई है और बिना खाना खाए चली जाती, मेरा दिल नहीं माना तो रोक लिया। बाहर आते ही नलिनी जी प्रेरणा जी से गले मिलते हुए बोलीं और उन्हें अपने साथ अंदर ले जाने लगीं। मल्हार मीत को गोद में उठाए अंदर जाने लगा, पर मीत फिर मचल उठा। नहीं, मचलते हुए वह पूरी तरह नीचे की तरफ लटक गया। आप सब चलिए, मैं थोड़ी देर खिलाकर आता हूँ, मीत की जिद के आगे हारते हुए मल्हार ने कहा। प्रेरणा जी देख रही थीं, मीत के साथ वृष्टि थी, उसकी मम्मी नहीं। नलिनी जी प्रेरणा जी को अंदर ले गईं। वृष्टि जो पहले से खेल रही थी, खुद ही रुक गई। मीत के साथ उसे भी मजा आ रहा था, पर प्रेरणा जी का ध्यान बाहर ही था। मन में जिज्ञासा उठ रही थी और उसे शांत करने के लिए उन्होंने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते हुए सहजता से पूछ ही लिया। मीत की मम्मी यानी आपकी बहू नजर नहीं आ रही, क्या वो किचन में है? उनके इस सवाल पर हमेशा की तरह नलिनी जी का खून फूंक कर रह गया, पर क्या ही किया जाए। शादी होगी तब बहू आएगी न? मतलब? प्रेरणा जी ने हैरानी से पूछा। मतलब मल्हार की शादी थोड़े ही हुई है, वो तो कुंवारा है। मीत को उसने गोद लिया है। और इस बार मीत की कहानी नलिनी जी ने प्रेरणा जी को भी सुनाई। फिर तो बातें शुरू हुईं और रुकने का नाम ही नहीं लिया। सर्वेंट को फिलहाल चाय नाश्ते का कहकर नलिनी जी बातों में खो गईं। बाहर मीत को खेलते हुए देखकर मल्हार घास पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद थककर वृष्टि भी उसकी बगल में बैठ गई। मीत अब अपनी टॉय कार लेकर दोनों के चारों तरफ दौड़ा रहा था। तो अब बताइए हुआ क्या था? वृष्टि और मल्हार को अब मौका मिला बैठकर बातें करने का। बहुत अजीब हुआ मेरे साथ, मल्हार ने कहा। कुछ ऐसा जो हर किसी के साथ नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि ध्वनि ने मुझसे क्या उम्मीदें लगा रखी थीं, क्यों लगाई थीं और क्या सोचकर लगाई थीं। मेरे कहने पर या यूं कहो मेरी जिद पर वो मेरे परिवार से मिली, पर उसे इसमें कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। अक्सर लड़कियां डरती हैं, झिझकती हैं, शर्माती हैं, पर वो जिस तरह मेरे घर आई और मेरे परिवार से मिली, उसने तो मुझे पहली ही बार में शर्मिंदा कर दिया।
मुश्किल से 20 मिनट रही होगी वो घर पर, और नतीजा किसी को पसंद तक नहीं आई। इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया, और उस दिन उसने जो कुछ कहा, बस वही सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्या कहा उन्होंने? वृष्टि ने पूछा। मल्हार कुछ पल चुप रहा, फिर उसने वापस पुरानी यादों में जाते हुए बताना शुरू किया, और उसे वो पल याद आए। मल्हार जब ध्वनि के साथ था। तुम्हें पता है तुम कैसा व्यवहार करके आई हो मेरे घर पर, मेरे परिवार के साथ। कितना शर्मिंदा हुआ हूं मैं तुम्हारी वजह से। ध्वनि ने बेहद लापरवाही भरी नजर मल्हार पर डाली और बेहद ठंडे लहजे में बोली, मैंने कब कहा था कि मुझे अपने घर ले चलो अपने पेरेंट्स से मिलवाने? तो क्या तुम मिलना नहीं चाहती थी मेरे परिवार से, जिनसे तुम्हारा रिश्ता बनने वाला था? तुम्हें उनसे मिलने में दिलचस्पी नहीं? यानी मेरे परिवार की कोई वैल्यू ही नहीं तुम्हारे लिए? ओह, कम ऑन मल्हार, ये टिपिकल मिडिल क्लास लोगों जैसी बातें मत करो। मेरा परिवार मेरे पेरेंट्स। मैंने तुमसे प्यार किया है, उनसे नहीं। और देखो, मैं कोई बहुटाइप इंसान नहीं हूं कि सिर पर पल्लू डालकर तुम्हारे घर वालों की सेवा करूं तुम्हारी भाभी की तरह। ध्वनि जिस तरह से बोली, मल्हार गुस्से और सदमे से उसे देखता रह गया। शट अप ध्वनि, अपनी बकवास बंद करो। 4 साल से हम साथ हैं और तुम्हें पता था मैं कैसा हूं। तुम ऐसा बोल और सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें जानती हूं मैं मल्हार। तभी तो तुमसे प्यार हुआ मुझे, ध्वनि बोली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम तो कीमती नगीना हो मल्हार, जिसे सिर्फ मैंने पाया है। तुम उस छोटे से घर में उन मिडिल क्लास लोगों के साथ रहने के लिए नहीं बने हो। तमीज से बोलो ध्वनि, वो मेरे पेरेंट्स हैं। ओहो मल्हार, बस यही एक कमी है तुम में, तुम जरूरत से ज्यादा फैमिली मैन बनने की कोशिश करते हो, जबकि कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैंने बहुत कुछ सोचा है हमारे लिए मल्हार। हम दोनों के लिए बस तुम एक बार मेरा साथ दे दो, फिर देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ये घर परिवार छोड़ो। और प्लीज मेरी बात सुनो मल्हार। हम दोनों के लिए बस तुम एक बार मेरा साथ दे दो, फिर देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ये घर परिवार छोड़ो। और प्लीज मेरी बात सुनो मल्हार। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं, और किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगे। कैसा साथ? क्या चाहती हो तुम? मल्हार के माथे पर गहरी शिकन थी। कुछ देर तक ध्वनि अपनी आंखें बंद किए खड़ी रही, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। बहुत वक्त से वो ये कहने की कोशिश कर रही थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसे पता था जो वो कहना चाहती है वो मल्हार मुश्किल मानेगा और कहीं उसे छोड़ न दे, इसका उसे डर था। मल्हार उसकी जिद थी या प्यार, जो भी हो, वो उसे अपने जीवन में हर हाल में चाहती थी। साथ ही उसके कुछ और भी प्लान थे जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते थे। बस मल्हार का साथ जरूरी था। बताओगी भी क्या चाहती हो तुम? मल्हार उसकी चुप्पी से खींचते हुए बोला। ध्वनि ने गहरी सांस ली, मल्हार की तरफ देखा और बोली, मल्हार, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा साथ दो और 2 साल और इंतजार कर लो। प्लीज। वो मल्हार का हाथ पकड़कर बेहद उम्मीद और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये पॉसिबल नहीं है ध्वनि। तुम जानती हो न, अब घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं कैसे रोकूं उन्हें? क्या कहूं? तुम ही बताओ। मल्हार की आवाज में मजबूरी थी। पर यह सुनकर ध्वनि का चेहरा सख्त पड़ गया, मल्हार को अपने घर वालों के लिए सोचते हुए देखकर, मगर उसने अपने गुस्से को मल्हार की खातिर दबा लिया। किसी भी तरह रोक लो।
कह दो कि अभी शादी का मन नहीं है, कुछ भी कह दो। ऐसा नहीं होता, ध्वनि। खैर ये छोड़ो, ये बताओ कि इन 2 सालों में तुम क्या करने वाली हो? मल्हार ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। ध्वनि अपने होंठ काटते हुए मल्हार को देख रही थी और आखिर गले से मुश्किल थूक निगलते हुए आखिर बोली, शादी। वॉट? मल्हार की आंखें गुस्से और हैरत से फैल गईं। दिमाग खराब है तुम्हारा? वो दांत पीसते हुए बोला। क्या कहना चाहती हो तुम? एक तरफ कहती हो 2 साल रुक जाओ और दूसरी तरफ शादी की बात करती हो। पागल हो चुकी हो क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो मल्हार। मुझे तुम्हारे साथ की सख्त जरूरत है, तो प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनो। हाँ बोलो, सुन रहा हूं। मल्हार किसी तरह खुद को शांत करते हुए बोला, मगर उसके चेहरे से झलक रहा था कि वो ध्वनि से बेजार हो चुका है। मैं तुमसे नहीं, बल्कि डॉक्टर रिहांश से शादी की बात कर रही हूं। ये कहते वक्त ध्वनि के हाथ कांप रहे थे। मल्हार को देखते हुए उसका गला सूखने लगा था। पर मल्हार की नजरें ध्वनि पर जम गई, साथ ही वो और उसका दिमाग भी। इस बार वो गुस्से और नफरत के साथ ध्वनि को देखते हुए उसने मुट्ठियां भींच लीं। वो बुरी तरह अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, वरना दिल तो ध्वनि का गला घोंट देने को कर रहा था। डॉक्टर रिहांश, यानी हॉस्पिटल के डीन का बेटा, वही जो अभी अभी इटली से लौटा है? हाँ हाँ वही, ध्वनि ने किसी तरह कहा। मल्हार के जबड़े तन गए। उसने झटके से ध्वनि की दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए गुस्से से देखने लगा। उसकी आंखें अंगार बरसाने लगीं। समझा क्या है तुमने मुझे? बेवकूफ। 4 साल 4 साल से हम साथ हैं और आज तुम कह रही हो कि किसी और से शादी करोगी। पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैं कब का तुम्हें छोड़ देता, ध्वनि। मेरे जज्बातों का मजाक बना दिया तुमने। पहले कह देती तो मेरे घर वालों से तो न मिलवाता तुम्हें। जलील करके रख दिया तुमने मुझे उनके आगे, ध्वनि। मल्हार ने चीखते हुए उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। ध्वनि लड़खड़ाई, मगर गिरते गिरते खुद को संभाल लिया। मल्हार ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ध्वनि को बहुत बुरा लगा, पर उसने खुद को संभाला। वो उसके सामने आकर बोली, मेरी बात सुनो मल्हार। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं, डॉक्टर रिहांश से नहीं। पागल हो क्या? मल्हार फिर चिल्लाया और उसकी तरफ झपटा। ध्वनि डर गई, पर हिम्मत करके उसके आगे आई। पहले तो मुझे बार बार पागल कहना बंद करो, समझे तुम? और अब मेरी बात सुनो, मैं जो भी कर रही हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगी। मल्हार हंस पड़ा, एकदम ठंडी और कड़वी हंसी से। बहुत अच्छा। किसी और से शादी करके मेरे सिर पर बेवकूफ का ताज पहना दोगी, है ना? मेरी बात सुनोगे मल्हार? ध्वनि इस बार जोर से चिल्लाई। नहीं, नहीं सुननी कोई बात तुम्हारी। मल्हार कमरे से बाहर निकलने लगा, पर ध्वनि ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें सुननी होगी। उसने जबरदस्ती उसे पीछे खींचा, कमरे का दरवाजा बंद कर लॉक कर दिया। बैठो यहां। वो मल्हार को कुर्सी तक ले आई और उसे बैठा दिया। अब तुम शांत रहकर मेरी बात सुनोगे। बोलो, क्या बकवास सोच रखी है तुमने? मल्हार का लहजा अब भी ताना मारने वाला था। ध्वनि ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो, हमारे हॉस्पिटल में मेरे पापा की, यानी मेरी 30% हिस्सेदारी है। मैं उनकी इकलौती औलाद हूं।
बाकी 50% डॉक्टर रिहांश के पास है और 20% कुछ छोटे शेयर होल्डर्स के पास। डॉक्टर रिहांश मुझसे शादी करना चाहता है और मैं इस हॉस्पिटल को पूरा अपने नाम करवाना चाहती हूँ। मल्हार चुपचाप सुनता रहा। तो प्लान ये है कि मैं डॉक्टर रिहांश से शादी करूंगी और 2 साल के अंदर अंदर किसी भी तरह ये हॉस्पिटल अपने नाम करवाकर उससे तलाक ले लूंगी। ध्वनि की आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर शातिर मुस्कान। मल्हार हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द, हैरानी और ताना सब कुछ था। ध्वनि उसे हंसते हुए देख रही थी जैसे वो हंसकर उसे जलील कर रहा हो। वहीं मल्हार आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम पर नहीं, खुद पर हंस रहा हूं। 4 साल तक एक मेंटल पेशेंट के साथ रहा और पहचान भी नहीं पाया। क्या हो तुम, ध्वनि? और क्या समझती हो दूसरों को अपने हाथ की कठपुतली? जो करना है करो, मुझे न तुमसे मतलब है न तुम्हारे इस लालच भरे बेहुदा प्लान से। तुम्हारे लिए हमारे प्यार से ज्यादा पैसा मायने रखता है। लानत है तुम पर। मल्हार ध्वनि दांत भींचते हुए